दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। और अभी हम बात करेंगे प्राचीन भारत के जो संस्कृत के प्रमुख कवि और नाटककार रहे हैं। तो प्राचीन भारत की अगर हम बात करें तो ये यानी कि प्राचीन भारत लगभग 6वीं सदी पे आके ख़त्म होती है। हालांकि उसके बाद भी एक आध दो हम जो इनमें जिनके बारे में चर्चा करेंगे वो मध्यकालीन के नाटककार और कवि रहे हैं, उन पर भी चर्चा कर लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले संस्कृत के प्रमुख यानी प्रख्यात नाटककार और कवि भास से। ठीक है, जो कि गुप्त काल के, बता दूं कि भास, कालिदास और क्या कहते हैं, इसके बाद विशाख दत्त, शूद्रक, ये सभी गुप्त काल के लेखक हैं। तो भास जिन्होंने मेनली नाटक लिखा और इन्होंने अभिषेक नाटक और प्रतिमा नाटक की रचना की, जो कि रामायण पर केंद्रित था। जबकि इन्होंने कर्णभार, पंचरात्र, मध्यम व्यायोग, उरुभंग, दूत घटोत्कच, दूतवाक्य, ये जो नाटक लिखे ये सभी महाभारत पर केंद्रित थे। और इनकी भाषा, अगर भाषा की बात करूं तो इनकी भाषा संस्कृत थी। साथ ही साथ जो इनके अन्य नाटक थे उसमें शामिल हैं स्वप्न वासव दत्ता, अभिमारक और प्रतिज्ञा योगंध रायण, ये इनके नाटक हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कालिदास, महाकवि कालिदास के ऊपर, और जो कि गुप्त काल की शान है महाकवि कालिदास। तो इन्होंने जो नाटक लिखा उस नाटक में शामिल है मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। जबकि अगर इनके महाकाव्य की बात करें तो कुमार संभव, रघुवंश, मेघदूत और ऋतुसंहार, ये इनके महाकाव्य हैं। नाटक में 3 नाटक हैं इनके, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जिसका बहुत ही ज़्यादा अब अनुवाद हो चुका है विश्व के अन्य भाषाओं में। तो मालविकाग्निमित्रम की अगर हम बात करें तो जो नाटक है ये 5 अंक में है। और इसमें शुंगवंशी नरेश अग्निमित्र और रानी की जो सेविका होती है जिसका नाम मालविका, उसकी प्रणय कथा पर आधारित है ये मालविकाग्निमित्रम। जबकि अगर हम विक्रमोर्वशीयम की बात करें तो ये विक्रम और उर्वशी की प्रेम कथा पर आधारित है और इसमें इस नाटक के भी 5 अंक हैं। जबकि अभिज्ञान शाकुंतलम की बात करें तो जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अभिज्ञान शाकुंतलम ये 7 अंकों का नाटक था। और इसमें हस्तिनापुर के नरेश जिनका नाम दुष्यंत होता है और कण्व ऋषि की पालिता कन्या जिनका नाम शकुंतला होता है, उनके मिलन, वियोग और पुनर्मिलन की कहानी है। और इसे महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। और जो महाकाव्य हैं कालिदास की, जैसे कुमार संभव, रघुवंश, मेघदूत और ऋतुसंहार, तो मेघदूत में इन्होंने बादल से संदेश भेजने का वर्णन किया है, यानी कि बहुत ही बेहतरीन इनका इसमें इन्होंने रचना किया है। और इसलिए इनको गुप्त काल में सबसे ज़्यादा इनको मान्यता मिली, मतलब बहुत प्रसिद्धि मिली, है ना। और आगे बढ़ते हैं विशाख दत्त जिन्होंने मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम नाटक की रचना की। तो विशाख दत्त ये भी गुप्त काल के हैं। और मुद्रा राक्षस की अगर हम बात करें तो ये इसके विषय वस्तु, और ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है इनकी रचना मुद्रा राक्षस। इसमें इन्होंने क्या किया है, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण और उनसे संबंधित जो भी घटनाएं हुए हैं उसके बारे में इन्होंने नाटक लिखा है। और ये नाटक इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इनमें, इस नाटक में ना कोई प्रेम कथा है, ना ही कोई नायिका है यानी कि ना ही कोई हीरोइन है, और ना ही कोई जोकर है यानी कि विदूषक, सभी का भाव है। इसलिए इसका बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व है मुद्रा राक्षस का। इसके बाद जो नेक्स्ट है, इन्होंने लिखा रचना देवी चंद्रगुप्तम। तो ये गुप्त काल के राजा रामगुप्त के ऊपर आधारित नाटक है ये। इसके बाद आगे बढ़ते हैं शूद्रक की तरफ। तो शूद्रक ने एक नाटक लिखी थी जिसका नाम था मृच्छ कटिकम, और ये भी गुप्त काल के ही रचनाकार हैं, नाटककार हैं। और मृच्छ कटिकम यानी कि मिट्टी की गाड़ी, तो ये 10 अंकों का नाटक था। और इसमें चारुदत्त नामक एक ब्राह्मण और उज्जैन की एक गणिका यानी कि वेश्या जिसका नाम वसंत सेना रहता है, उसकी प्रेम कहानी का वर्णन है। ठीक है, तो ये हो गया शूद्रक का। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अश्वघोष जो कि ईसा के प्रथम शताब्दी में रहते हैं ये, और ये कुषाण वंश के शासक के लिए मतलब के समय होते हैं ये। और इन्होंने कुछ बुद्ध चरित महाकाव्य की रचना की जो कि बुद्ध के जीवन पर प्रकाश डालता है। फिर सौद्रानंद काव्य की रचना की, फिर सूत्रालंकार और सारीपुत्र प्रकरण की रचना की। इसके बाद जो नेक्स्ट हैं वो हैं हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन की अगर हम बात करें तो ये हर्ष राजा थे पुष्यभूति वंश के, और 606 से 647 ईस्वी तक राज्य करते हैं कन्नौज पर। और इन्हें प्राचीन भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। लेकिन हर्षवर्धन न तो पूर्णतः हिंदू धर्म के अनुयायी थे, न ही पूर्णतः बौद्ध धर्म के, क्योंकि इन्होंने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण प्रदान किया था। और हर्षवर्धन के शासनकाल में ही
ह्वेनसांग भारत आया था, है ना। तो इन्होंने जो रचना की थी वो था रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका की। तो रत्नावली की अगर हम बात करें तो ये 4 अंकों का नाटक है, और जिसमें सिंघल नरेश यानी कि श्रीलंका की कन्या जिनका नाम रत्नावली था, और वत्स यानी कौशाम्बी के नरेश उदयन की प्रेम प्रसंग का वर्णन है। जबकि नागानंद की बात करें तो ये भी 5 अंकों का नाटक है, और इसमें विद्याधर कुमार जीमूत वाहन की परोपकारी प्रकृति और सिद्ध कन्या मलयवंती के प्रणय संबंध पर ये आधारित है। जबकि प्रियदर्शिका की बात करें तो इसका भी जो विषय वस्तु है उदयन के लेकर ही है। ठीक है, इसके बाद आते हैं जो नेक्स्ट है बाणभट्ट। तो ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, और इन्होंने हर्षचरितम की रचना की और कादम्बरी की रचना की। तो हर्षचरितम की अगर हम बात करें जो कि बाणभट्ट के द्वारा रचित है, तो इसमें इन्होंने हर्ष के जीवन का वर्णन किया है, यानी कि हर्ष की जीवनी है। जबकि अगर कादम्बरी की बात करें तो इसे कादम्बरी को विश्व का पहला उपन्यास होने का सौभाग्य प्राप्त है। और कादम्बरी के बारे में एक चीज़ ये है कि बाणभट्ट इसे पूरा नहीं कर पाए थे, बल्कि इसे पूरा करने का कार्य इनके पुत्र के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वह है भवभूति, जो कि 8वीं शताब्दी में होते हैं, यानी कि 700 से 750 के लगभग इनका काल माना जाता है। तो इन्होंने 3 रचना की जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, मालती माधव, महावीर चरित और उत्तर रामचरित। तो उत्तर रामचरित में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया, यानी कि बहुत ही महान कृति इनकी मानी जाती है उत्तर रामचरित। तो मालती माधव की अगर हम बात करें तो ये 10 अंकों का नाटक है, जिसमें मालती और माधव के प्रेम प्रसंग को वर्णित किया गया है। साथ ही इसमें कहीं कहीं प्रकृति का विशेष वर्णन चित्र दिया गया है मालती माधव में। जबकि अगर हम महावीर चरित की बात करें तो ये भी भगवान राम से संबंधित है, जिसमें उनके जीवन प्रसंगों के बारे में बताया गया है। और महावीर चरित में मेनली वीर रस प्रधान नाटक है ये। ठीक है, इसके बाद उत्तर रामचरित की अगर हम बात करें तो ये इनकी जो कि भवभूति की सबसे प्रमुख रचना है। तो इसमें माँ सीता के निर्वासन की मुख्य कथा है, और ये नाटक जो है 7 अंकों में विभाजित है, जो कि रामायण की उत्तरार्ध कथा पर केंद्रित है। और इसमें करुण रस की बहुत ही ज़्यादा प्रधानता है, यानी कि इनके बारे में कहा जाता है भवभूति को करुण रस में महारत हासिल थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट हैं वो हैं भारवी, जो कि 6वीं शताब्दी में, और ये दक्षिण भारत के नाटककार होते हैं। और इन्होंने एक बहुत ही बड़ा जो महाकाव्य लिखा वो है किरात अर्जुनियम। ठीक है, ये किरात और अर्जुन के ऊपर लिखा था, जिसमें ये महाकाव्य किरात रूपी, मतलब किरात का रूप धरे हुए भगवान शिव और अर्जुन के बीच धनुर्युद्ध और वाद विवाद पर केंद्रित है। और ये महाभारत के वन पर्व पर आधारित है, भारवी द्वारा रचित किरात अर्जुनियम रचना। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है राजशेखर। तो राजशेखर की अगर हम बात करें तो ये प्रतिहार वंश के राजा महेंद्रपाल सिंह और उनके बेटे महिपाल के राज से संबंधित थे। तो महेंद्रपाल जिनका कि शासनकाल 890 से 908 ईस्वी तक चलता है, और उनका बेटा जो कि जिनका नाम महिपाल होता है, उनका 910 से 940 ईस्वी शासन चलता है। उनके दरबार में ये थे और उनके राज्य कवि थे राजशेखर। तो इन्होंने 4 नाटक लिखा, बाल रामायण, बाल भारत, विट्ठसाल भंजिका और कर्पूर मंजरी। तो बाल रामायण की अगर हम बात करें तो ये 10 अंकों का रामायण है, जिसमें सीता स्वयंवर से लेकर राम के अयोध्या लौटने का प्रसंग इन्होंने लिखा है। इसके बाद जो बाल भारत की बात करें तो इसमें इन्होंने बाल भारत को प्रचंड पांडव के नाम से भी जाना जाता है, और इसका विषय वस्तु मेनली महाभारत है। और विद्युसाल भंजी, जिसे कभी कहीं कहीं विट्ठसाल भंजिका भी कहा जाता है। तो इस नाटक की अगर हम बात करें तो ये नाटक 4 अंकों में विभाजित है, जिसमें राजकुमार विद्याधर मल्ल और राजकुमारी मृंगा कावली और कुलबय माला की प्रेम कथा पर केंद्रित है विद्युसाल भंजिका। इसके बाद कर्पूर मंजरी जो कि इनका अगला नाटक है, ये नाटक जो है ये भी 4 अंकों का है, और ये प्राकृत भाषा में है। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले के जो 3 हैं बाल रामायण, बाल भारत, विट्ठसाल भंजिका, ये संस्कृत में है, जबकि कर्पूर मंजरी की भाषा प्राकृत भाषा है। और कर्पूर मंजरी में राजा चंद्रपाल और विदर्भ की राजकुमारी जिनका नाम कर्पूर मंजरी था, उनके विवाह पर नाटक लिखा गया है राजशेखर का। इसके बाद बस यही देखें दोस्तों, तो ये था हमारे प्राचीन भारत के जो संस्कृत के प्रमुख नाटककार और उनके नाटककार और कवि की कुछ प्रमुख रचनाएं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और इसमें से अक्सर क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। और क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता कि
इनकी रचना कौन थी या उनकी रचना कौन थी, ये पूछ देते हैं कि ये किस सन में हुए या फिर किस राजा के दरबार में रहे, तो आप इसको रिलेट कर लीजिएगा उससे। नमस्कार।